यहाँ पर देखेंगे जो विजनस का अभ्यास टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि वो जो अभ्यास टेस्ट है जितना भी 3 टेस्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 टेस्ट हुए हैं। तो तीसरी टेस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अभी आपका 7 मई 8 मई को हुआ था, ठीक है। तो तीसरा पेपर और सेकंड जो आपका रहेगा वो सेकंड फिर पहला, ठीक है। तो तीनों पेपर में यहाँ पे आपको डिस्कस कराता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका जो अभ्यास टेस्ट होता है, यहाँ से आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। एक पेपर से नहीं, आपके जो 3 पेपर हैं, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों पेपर से आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। जैसे लास्ट ईयर यहाँ से करीब 22 क्वेश्चन पूछे गए तीनों पेपरों से, राइट। तो देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चारण, ठीक है, क्या है, एक चारण खाद्य श्रृंखला में प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी दोनों सदैव प्रथम पोषण के स्तर पर होते हैं, राइट। दूसरा बोल रहा है किसी दी गई खाद्य श्रृंखला में मछली कभी भी तृतीयक मतलब थर्ड उपभोक्ता नहीं ले सकती है, ठीक है। चौथा क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण कर सकती है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, राइट। तो पहले में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो आप तीनों स्टेटमेंट आपको रीड करके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, एक चारण खाद्य श्रृंखला में प्रकाश स्वपोषी होता है, ये आपका करेक्ट है क्योंकि वे सदैव पोषी स्तर पर होते हैं, ठीक है। पहला आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ पर, अपरद खाद्य श्रृंखला, जो आपकी अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो कर सकती है, राइट। तो ये जो बात लिखी है यहाँ पर ठीक लिखी, क्योंकि जो अपरद खाद्य हमारे जो जाल होता है, ठीक है, चारण खाद्य जाल के लिए ऊर्जा का योगदान कर सकते हैं लोग, ठीक है। जबकि जो ऐसे रोबिन एक यहाँ पे केचुए खाता है, ठीक है, जबकि क्या रोबिन एक यहाँ पर केचुए खाता है, तो क्या ये श्रृंखला हमारी सही है तीसरा। तो पहला और तीसरा सही है। और दूसरा हमारा क्यों गलत है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो आपका किसी दी गई खाद्य श्रृंखला में मछली कभी भी तृतीयक उपभोक्ता नहीं हो सकती लिखा है। इसमें ये हो सकता है कि चिनूक सैल्मन, जो आपका चिनूक सैल्मन है, इसका आहार है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार चिनूक सैल्मन एक तृतीयक उपभोक्ता में कहलाएगी, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट, क्योंकि चिनूक आपका सैल्मन क्या है, इसका आहार होता है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट काट देंगे, यहाँ दूसरा काट देंगे तो आपका पहला तीसरा यहाँ पे बी आप जो आंसर रहेगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला का बी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गैर आयनीकरण विकिरण प्रदूषण के स्रोत हैं, ठीक है। तो उसे बताना है कौन से गैर आयनीकरण विकिरण के प्रदूषक के सोर्स हैं। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तो उसमें देखते हैं क्या है। पहला मोबाइल टावर, दूसरा है MRI स्कैन, ठीक है। तीसरा है आपका CT स्कैन, चौथा है आपका एक्सरे स्कैन। तो इनमें बताना है कौन सा आपका गैर आयनीकरण विकिरण प्रदूषण के स्रोत है, ठीक है। उसको देखते हैं। देखो जो हमारे गैर आयनीकरण विकिरण के शामिल होते हैं क्या क्या होते हैं उसमें पहले आप समझ लो। जो रेडियो आकृति तरंगे होती है वो होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, और रक्त जो दृश्यमान तरंगे होती हैं प्रकाश की, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे इसमें शामिल होती हैं। और जो गैर आयनीकरण विकिरण के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, आकाशीय विद्युत या जो प्रकाश की एवं सूर्य की जो ऊष्मा होती है उसकी पृथ्वी के प्राकृतिक विद्युत की चुंबकीय क्षेत्र हैं वो होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है आपका जो गैर आयनीकरण विकिरण और गैर आयनीकरण के स्रोत दोनों हो गए, राइट। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में इनमें से कौन सा सही उत्तर हमारा चुनना है, ठीक है। इसको देखना है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला स्टेटमेंट बोला है मोबाइल टावर, तो आपका मोबाइल टावर करेक्ट होगा, ठीक है। MRI स्कैन भी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आपको बोला CT स्कैन, राइट। CT स्कैन यहाँ पर इसका इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। CT स्कैन इस पर नहीं होगा, राइट। CT स्कैन इस पर नहीं होगा। और आपका इस पर देख लेता हूँ मैं, जो आयनीकरण विकिरण के कृत्रिम स्रोत हैं उसमें क्या आता है, उसमें एक्सरे मशीन आती है, CT स्कैनर आता है, मेमोरोग्राफी आती है, ठीक है, और एक्सरे स्क्रीनिंग आती है। ये सब किस में आते हैं, आयनीकरण जो कि विकिरण के कृत्रिम स्रोत हैं उसमें आते हैं। यहाँ पे क्या पूछा, आयनीकरण विकिरण के प्रदूषण के स्रोत पूछा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये जो आपके दोनों लास्ट बचेंगे ये आपके आ जाएंगे आयनीकरण विकिरण के कृत्रिम स्रोत में। तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो आपका पहला दूसरा सिर्फ यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सेकंड का ए यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट होगा, सेकंड का ए, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्तनधारी अंडज होते हैं, ठीक है। कुछ सरीसृपों का हृदय 4 कक्षीय होता है। कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषक जड़ें होती हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जो में से कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें आंसर पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देखो अंडज स्तनधारी क्या होते हैं, अंडज ऐसे जंतु, ये ऐसे जो हमारे अंडज जंतु होते हैं जैसे कि जो जंतु अंडे देते हैं, ठीक है, अंडा जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं ये क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं वो, ठीक है, जरायुज जंतु कहलाते हैं। अधिकांश स्तनपायी जो हमारे होते हैं
वो जरा यूज होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपसे पूछता है कि जो मैक्सिमम हमारे जो स्तनपायी होते हैं क्या होते हैं, अंडज होते हैं या आपके जो जंतु रहते हैं बच्चे रहते हैं वो होते हैं, तो क्या होते हैं वो जरा, जो हमारे स्तनपायी होते हैं वो क्या होते हैं, जरा यूज होते हैं, ठीक है, जो बच्चे रहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपका प्लेटिपस है, ठीक है, प्लेटिपस है, और जो आपका एकिडना है, ठीक, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपवाद होंगे, तो क्या ये पहला हमारा सही है। सेकंड क्या है, कुछ सरीसृपों का हृदय 4 कक्षीय होता है, ठीक है। अधिकांशतः यहाँ पर देखेंगे, अधिकांशतः जो हमारे सरीसृप 2 अलिंद और एक नीला, एक दया नीला, बाया नीला, ठीक है, तो उनमें 4 ही होता है, ठीक है। इसका एकमात्र यहाँ पर अपवाद है मगरमच्छ की मगरमच्छ, ठीक है, कि 23 जीवित प्रजातियाँ हैं, जिन प्रजातियों में आपका कौन कौन सा एलिगेटर और आपका कैमन, मगरमच्छ, घड़ियाल के शामिल है। इसमें 2 पक्षियों जैसे स्तनपाई यहाँ पे इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो अलिंद 2 नीले के 4 कक्षीय हृदय होते हैं, अभी आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। कुछ पादपों को प्रकाश सीसा है, कुछ पादपों को प्रकाश संश्लेषण की जड़ें होती हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। और चौथा स्टेटमेंट क्या है, कुछ प्रोकैरियोटिक में से कोशिका में से भित्ति का अभाव होता है, ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो कि जिस एग्जांपल देख लेंगे कि माइक्रोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और इनमें से कोशिका झिल्लियों का अभाव होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएंगे क्योंकि इसमें अभाव होता है, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नए ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी को 100% फ्लाई ऐश उपयोग क्षमता का प्राप्त करना आवश्यक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी मौजूदा और नए ऐश पॉइंट्स के प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकरण है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर आप शोर हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं मजबूरी मेरे को मतलब बनाना पड़ रहा है, इस साइड काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ पे आज, तो कल से नहीं होगा ऐसा, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए जो वॉइस आ रहा है बाहर का। बाकी जो होगा मैं यहाँ से कट कर दूंगा वीडियो अपलोड करते टाइम, राइट। तो चौथा स्टेटमेंट पूछने में से कौन सा सही है, ठीक है। तो वो आपका देखते हैं स्टेटमेंट क्या, पहला है नए ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी को 100% फ्लाई ऐश उपयोग की क्षमता पर प्राप्त करना होता है, पहला स्टेटमेंट है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी मौजूदा और नए ऐश पॉइंट प्रमाणन के लिए यहाँ पर सक्षम प्राधिकरण है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। जो आपका टीपीपी है इसको 4 वर्ष की समयावधि के लिए 100% जो आपका फ्लाई ऐश है इसके उपयोग करने की क्षमता यहाँ पर प्राप्त है, अनिवार्य है इसको, ठीक है, सही है पहला। तो दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं, सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, तो सी पहला दूसरा दोनों करेक्ट है चौथा का। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बोला हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के लिए उपलक्ष्य में भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये IBCA प्रारंभ किया गया। ये विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित को विचार कीजिए। देखो जो आपका ये टाइगर प्रोजेक्ट है, ये टाइगर को लेकर क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी बना हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं टाइगर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर एक अल्नीनो है, वो भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बनाया, यूपीएससी में भी आने की उम्मीद है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी होगा तो यहाँ मैं करा दूंगा आपको। तो उसमें बोल रहा है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से बड़ी बिल्लियों में से कौन सी IBCA के अंतर्गत शामिल की गई है, हिम तेंदुआ, प्यूमा, तेंदुआ या जगुआर। तो यहाँ पर इसको आंसर बताना है कौन सा का आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हिम तेंदुआ, प्यूमा, तेंदुआ, जगुआर, ये सब क्या है, हाल ही में देखो अभी आपका प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ है, ठीक है। अब बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सब क्या इंटरेस्ट संरक्षण के लिए हमारे बिग कैट अलायंस के लिए यहाँ पर इसमें आते हैं, ठीक है। पहाड़ी जो शेरों हैं उनके लिए कूगर, प्यूमा, पैंथर या आपका कैटामाउंट होता है के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, इसलिए क्या हमारा ये डी यहाँ पर आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट होगा, 5वें का डी। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बोडीड कार्बन पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है या सर्वोत्तम वर्णन करता है। यह एक इमारत पूरे जीवन चक्र के दौरान उसकी सामग्री के निर्माण प्रक्रियाओं के संबंध के लिए समस्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का संदर्भित करता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, यह शव के संलेपन अर्थात मृत शरीर को कीटाणु रहित करने या उससे क्षय से बचाने के लिए उसका उपचार करने की प्रक्रिया को निर्मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है, ठीक है। और आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पर है, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं क्या है, जो कि आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट आंसर है। आपको दूसरा और ले जाएंगे नीचे तो आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। इसको जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक इमारत के पूरे जीवन चक्र के दौरान उसकी सामग्री के निर्माण की प्रक्रियाओं के संबंध जो समस्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जन में संदर्भित करता है, ठीक है। तो इसका जो आपका स्टेटमेंट है पहला, यहाँ पर ये करेक्ट होगा, राइट। अगला देखते हैं सेकंड नंबर को, 8वां नंबर क्वेश्चन को, 7वां नंबर क्वेश्चन।
7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार पर हाल ही में पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प में संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार करना है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार को अब मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा 1948 में शामिल कर लिया गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका है, यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह भारत ने इस संकल्प का समर्थन किया है। ठीक है, तो तीनों बातें आपको बताना है, स्वच्छ और जो आपका स्वस्थ पर्यावरण में रहने का क्या अधिकार है हाल ही में यहाँ पर जो न्यूज़ में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेटमेंट, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार को अब मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा 1948 में शामिल कर लिया गया। ये बात आपकी एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या है जो हम आपका हमारा जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 है उसमें पहले शामिल नहीं था, इसलिए अब ये क्या है ऐतिहासिक संकल्प है इसमें। ठीक है, जिससे क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की प्रवृत्ति क्या इससे बदल जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्या देखते हैं, अगला यहाँ पर बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र की सदस्य के जो राष्ट्रों की कानूनी रूप से बाध्यकारी है। क्या है, ये गलत है ना, ये बाध्यकारी नहीं है इसमें, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, इसका गलत होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं इसमें, भारत इस संकल्प का समर्थन किया, भारत जो है इसका संकल्प का समर्थन किया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत सहित हमारे 160 देश हैं, इसको यहाँ पर क्या इसने घोषणा के लिए बाध्यकारी मतलब इसके लिए यहाँ पर कानूनी रूप से मतलब जो संकल्प था उसमें यहाँ पर समर्थन किया हमने। ठीक है, और इसके जो पर्यावरण समझौते थे यहाँ पर इसके लिए इसको अधिकार को क्या शामिल होने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करेगा। राइट, तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 3 आपका है ए में। ठीक है, तो आपका 7th का ए नंबर क्वेश्चन यहाँ करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है, यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के कर्नाटक और केरल राज्यों की संयुक्त सीमा पर स्थित है। ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स को इस अभ्यारण्य के अंदर स्थित थेप्पाकडू एलिफेंट कैंप में फिल्माया गया था। ठीक है, कट्टू नायकन यहाँ की प्रमुख जनजातियों में से एक है। पर जो हमारा उपयुक्त परिच्छेद है उसमें क्या है, कौन सा टाइगर है जो यहाँ पर संदर्भित करता है आपको ये बताना है, मतलब कौन सा इसका सही वर्णन करता है ये भी बताना है। इस टाइप से समझ सकते हो, मतलब जो बातें बोला है इसमें से कौन सा आपका मैच करता है ये टाइगर रिजर्व के बारे में। राइट, तो आपको बताना है। तो टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन आपको श्योर आना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार करके चलना है पूरा टाइगर रिजर्व, कंफर्म है कि क्वेश्चन आना है आपका। ठीक है, देख लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया उसमें अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा बांदीपुर, तीसरा है मधुमलाई, चौथा है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, मधुमलाई। ठीक है, मधुमलाई ऑस्कर विजेता एलिफेंट जो आपका विस्पर्स था, ठीक है, को मधुमलाई टाइगर रिजर्व के भीतर यहाँ पर ये थाकूडू एलिफेंट कैंप के लिए यहाँ पर फिल्माया गया था इसको। राइट, इसकी स्थिति क्या है, तमिलनाडु के नीलगिरी जो जिला है वहाँ पर स्थित है। ये 3 राज्य कौन सा, कर्नाटक, ठीक है, कौन कौन सा बता देता हूँ, कर्नाटक, केरल, ठीक है, कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु, इसकी संयुक्त सीमा पर स्थित है ये। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी तथा पूर्व पश्चिम जो आपका उत्तर पूर्वी तथा और उत्तर पश्चिम ढालों पर स्थित है, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से देख लेते हैं। इसमें कथन बोल रहा है यह एक शाकवंशी 12 फलीदार पादप है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसकी जड़ का प्रयोग मसाले के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है यह भारत के बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है, हालांकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश इसकी व्यावसायिक कृषि के रूप में करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इनमें बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि किस प्रजाति पे यहाँ पर वर्णन करता है, कौन सी प्रजाति को वर्णन करता है यहाँ पर। ठीक है, हल्दी, मुलेठी, केसर या दालचीनी। राइट, तो देखना है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है, पहला है हल्दी, मुलेठी, तो उसका करेक्ट आंसर आपका मुलेठी होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। हाल ही में जो हमारे हिमाचल प्रदेश मुलेठी व्यावसायिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस वजह से क्या था, न्यूज़ में था ये। ठीक है, मुलेठी पहला राज्य बन गया तो इस वजह से न्यूज़ में था, यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने बना दिया इसका। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कुछ और भी मैं बातें बता रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये देखो आपका जो ग्लाइसिर्जिया है, ग्लाइसिर्जिया ग्लोबोर्ना, तो समान नामक जो बीन परिवार की हमारी पुष्प पादप होता है, इसे जड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपसे बोल देगा स्टेटमेंट में, ऐसे भी दे देगा स्टेटमेंट में, ये हमारा तने से प्राप्त होता है। ठीक है, गलत है तो क्या, जड़ से प्राप्त होता है। एक एक बात आपको याद रखना है आंसर। ठीक है, ये मीठा होता है, आपसे बोल देगा ये नमकीन और मीठा दोनों होता है। राइट, याद रखना है। सुगंधित व स्वादिष्ट होता है, आपसे बोल देगा ये स्वादिष्ट नहीं, मतलब ऐसा बोल देगा कि उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। राइट, तो याद ऐसे देख पढ़ लेना है। इसकी जड़ का प्रयोग मसाले के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। यह एक शाकवंशी 12 फलीदार पादप है। यह पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में स्थानिक पौधा है, मतलब एक इंडेमिक पौधा। कौन कौन सा आपसे बोल देगा ये सिर्फ भारत में ही पाया था, गलत है। राइट, कहाँ का पाया था, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में भी। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, मुलेठी। ठीक है, 9 बी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाइपर इक्यूपमेटर, ठीक है, हाइपर इक्यूमुलेटर प्लांट्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनमें से कौन सा जो वर्णन है हाइपर इक्यूमुलेटर का मतलब सबसे अच्छा वर्णन करता है, यहाँ पर कौन करता है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका है ये ऐसे पादप है जिनका उपयोग मृदा में विद्यमान विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने हेतु उपयुक्त जो आपका फाइटो रेमेडिएशन है उस प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा? जो 10वें का ए है, ऐसे पादप जिनका उपयोग मृदा में विद्यमान विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने हेतु प्रयुक्त फाइटो रेमेडिएशन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो क्या है 10वां आपका करेक्ट होगा, तो 10वें का ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन बोला है राज्यसभा निर्वाचन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। सेकंड बोला उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य बना रहता है जिसके लिए त्यागपत्र या मृत्यु की अयोग्यता के कारण सीट रिक्त हुई थी। उसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है 11वें का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 11वें का कि ये एक प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा द्वारा यहाँ पर निर्वाचित सदस्य का पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्या राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है, ठीक है, इसका विघटन नहीं हो सकता। हालांकि राज्यसभा 1/3 सदस्य के प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होता है, इसमें 7 वर्ष होता है जैसा कि पता होगा, ठीक है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस अवधि की जो हमारी समाप्ति अवधि पश्चात राज्यसभा की सदस्यता को सेवानिवृत्त हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, इसमें देखते हैं स्टेटमेंट बोल रहा है उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रह सकता है। यह त्यागपत्र मंत्री, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य बना रहता है जिसके त्यागपत्र या मृत्यु के या 10वीं सूची के तहत, ठीक है, 10वीं सूची भी ऐड कर सकता था क्वेश्चन में आपको, ये 10वीं सूची के तहत अयोग्यता के कारण सीट रिक्त हुई हो, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या करेक्ट हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 11वें का। 12 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए इसी छठी अनुसूची में शामिल करने की योजना उठाई गई थी। इसमें देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है, जिला परिषदें स्वायत्त जिलों की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकती है। पहला स्टेटमेंट आपका है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है संसद या राज्य विधानमंडल के नियम या तो लागू नहीं होते या निर्दिष्ट जो संशोधन है उसमें अपवादों का साथ लागू होते हैं। तीसरा क्या है, जिला और क्षेत्रीय परिषद राज्यपाल की सहमति के बिना वन जैसे कुछ अपशिष्ट मामलों पर कानून बना सकती है, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट आपको देख लेना है। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको देखते हैं हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा। इसमें बोला है केवल 1 3 केवल 4 या 2 4 या आपका 2, तो यहाँ पर 2 और 4 जो स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। जो दूसरा ये स्टेटमेंट बोला चौथा ये, ठीक है। संसद राज्य विधानमंडल नियम जो यहाँ पर देख लो आप जिसके बारे में जो बोल रहा है ये आपको याद रखना है, और चौथा भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा जो आपका गलत है यहाँ पर और पहला जो गलत है, तो पहला गलत है। इसको देखते थे राज्यपाल हमारा जो स्वशासी स्वायत्त होते हैं जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार होता है, ठीक है। अतः वह उन क्षेत्रों को बढ़ाया घटा सकता है जिनमें वह नाम परिवर्तित कर सकता है, इनकी सीमाओं को निर्धारित कर सकता है। तो यहाँ पर कथन है पहला हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। जिला परिषद यहाँ पर बोला था, राइट, तो पहला का गलत होगा। आप स्टेटमेंट वो एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन निकाल सकते थे। अगर आपका पहला गलत होगा यहाँ से पहला कट जाएगा, ये तो आपको जहाँ पर एक होगा वो तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। देखो तीसरा और कहीं दिया भी नहीं है, तीसरा आपको देखने की जरूरत नहीं थी। अगर पहला था तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं थी, 4 की सिर्फ बात थी। अगर 4 आपको कंफर्म पता होता और 2 पता हो तो सीधे आपका 2 4 आंसर यहाँ से निकला था, ठीक है। 2 और 4 यहाँ पे इसका आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक विचाराधीन अंडर ट्रायल कैदी के मामले में हथकड़ी व अविवेकपूर्ण उपयोग मानव अधिकारों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। यह प्रथा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल बताना है कौन से आर्टिकल को यह उल्लंघन करता है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल है 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 19 है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आर्टिकल 19। देखो आर्टिकल 19 क्या है, सुनील बत्रा जो थे बनाम दिल्ली जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन थे 1989 में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विचाराधीन या अंडर ट्रायल कैदी भी न्यूनतम स्वतंत्रता का हकदार होता है, ठीक है। किसने कौन से केस में, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में। आपको कोई केस पूछ सकता है पेपर में, कौन किस केस के तहत आपकी न्यूनतम स्वतंत्रता का हकदार होता है, ठीक है। उसकी स्वतंत्रता को हथकड़ी या रस्सी बांधकर आदि को क्रूरता से निषिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो क्या पहला स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब ये बात यहाँ पर 19 में कह रहा था, तो हमारा 19 स्टेटमेंट क्या होगा, जो 19 आपका अनुच्छेद है ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 13 का बी। अगला लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को।
14 क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से में मृत्यु पूर्व घोषणाओं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कार्रवाई की जाती है। मृत्यु पूर्व घोषणा दोष सिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, मृत्यु पूर्व घोषणा को दर्ज करने के लिए न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य है। इनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ बताना है आपको। पहला बोला भारत में मृत्यु पूर्व घोषणाओं पर आधारित साक्ष्य अधिनियम 1872 तक कार्रवाई की थी, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बोला है मृत्यु पूर्व घोषणा को दोष सिद्धि दर्ज करने के एकमात्र आधार हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट होगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो कानून हमारा जो कानून के अनुसार कोई भी जो मृतक या मृत्यु पूर्व घोषणा को दर्ज कर सकता है, हालांकि क्या है न्यायिक या कार्यवाही जो कार्यकारी प्रक्रिया होती है इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई होती है, ठीक है। तो मृत्यु पूर्व घोषणा जो होता है अधिक सत्य या फिर विश्वसनीय होती है, इसके लिए आपका अभियोजन पक्ष को अधिक मदद यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कथन 3 गलत हो जाएगा, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। देखो लोकसभा और राज्यसभा आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और आपका संसद जो राष्ट्रपति है, तीनों के बारे में एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट। पहला सम बोल रहा है उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। जो उपाध्यक्ष होता है उसकी निर्धारित तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। सेकंड बोला अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि प्रोटेम स्पीकर द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बोला सही है, ठीक है, सही बताना है कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट इसमें। पहला जो बोला है यहाँ पर, पहला बोला है उपाध्यक्ष की निर्वाचन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित, ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। करेक्ट क्यों है कि जो हमारे अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष ही चुनाव होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित यहाँ पर की जाती है, इसलिए कथन एक सही होगा। उसके बाद क्या अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है, ये गलत है, क्योंकि जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित की जाती है, ना कि इसके द्वारा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखते हैं अध्यक्ष को शपथ पत्र राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित की जो सदस्य मैंने बोला शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, तो क्या ये गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के यदि किसी भी शपथ या प्रतिज्ञान प्रतिबंध नहीं किया गया है, इसलिए कथन 3 यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो क्या है, कथन 3 गलत है। तो क्या यहाँ पर करेक्ट होगा, 15 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ओनली 1, ठीक है। तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट होगा इसका ए, 15 का ए। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आयोग कार्मिक लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। तो इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपका। देखो जिसमें जो आपका कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं पहले से ये देख लेते हैं, ठीक है। आपका देखो संघ लोक सेवा आयोग आता है, संघ लोक सेवा यहाँ पे है नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग होता है DOPT जिसको बोलते हैं, ठीक है। UPSC मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके। देखो इसमें आता है UPSC पहले तो, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना का आपका दिया है यहाँ पर, जो नहीं दिया वो आप लिख लो यहाँ पर। UPSC केंद्रीय सूचना आयोग लिखा हुआ है आपका, केंद्रीय और सतर्कता आयोग ये भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी लिखा हुआ है आपका, राइट। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बचता है, लोकपाल बचता है आपका, लोकपाल, ठीक है। लोकपाल आप ऐड कर लो, और आपका केंद्रीय सतर्कता यहाँ पर लिखा है, हाँ। तो बाकी देखो 2 आप ये ऐड कर लो, ठीक है, 2 है, दोनों ऐड कर लो, बाकी यहाँ पर इतने मंत्रालय आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों करेक्ट हैं, प्लस 2 और ऐड कर लो, UPSC और आपका लोकपाल, राइट। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय है तो पंचायत विकास योजना PDP को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिदेशित किया गया है, ठीक है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायती राज या ग्रामीण विकास मंत्रालय या आपका ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा करेक्ट आंसर वो रहेगा आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत जो आपका 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष सबकी योजना क्या है, सबका विकास के रूप में यहाँ पर जन योजना अभियान क्या पे इसमें आयोजित करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का डी। 18 देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है, देखने में से कौन सा पद निरपेक्षता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा को यहाँ पर स्वीकार करेंगे, राइट। देखते हैं इसको पद निरपेक्षता की। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट की करेक्ट यहाँ पर क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना एक एक स्टेटमेंट बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 18वें क्वेश्चन में पहला बोल रहा है कि जो राज्य के सभी धर्म हैं उसके साथ साथ एक सकारात्मक संबंध रखता हो और किसी भी धर्म का आधार पर भेदभाव ना करता हो, ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है।
जो इसकी परिभाषा होगी, एक तरह से परिभाषा बोल सकते हैं, ये पूछा है इसने, ये सी करेक्ट होगी। क्या होगी? राज्य सभी धर्मों के साथ साथ एक सकारात्मक संबंध रखता हो और किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो। डी का स्टेटमेंट करेक्ट होगा 18 का। राइट, अगला देखते हैं 1900 नंबर। 90 नंबर यहाँ पर है, 90 नंबर यहाँ पर दिया, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा अंतर राज्य परिषद को सौंपे जा सकते हैं। मतलब इन 263 के बोल रहा है कौन से कर्तव्य हैं जो अंतर राज्य परिषद को सौंपे जा सकते हैं। राज्यों के मत साझा हित रखने वाले विषय पर चर्चा करना, नीति और कार्रवाई को बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना। तीसरा है राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना। तो बताना है कौन से यहाँ पर उसमें स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, सही उत्तर पूछा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। देखो जो तीसरा बोल रहा है, इसमें तीसरे में पहला यहाँ बोल रहा है राज्य को केंद्र अथवा राज्यों के भी मध्य साझा हित करना, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 263 के बारे में करेक्ट होंगे तीनों स्टेटमेंट। तो क्या है यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ निम्नलिखित में संदर्भ में यील्डिंग द फ्लोर पद का अर्थ क्या है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये बताना है। भारतीय संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में यील्डिंग द फ्लोर का अर्थ यहाँ पर क्या है? सदन को संबोधित करने वाले सदस्य का अध्यक्ष को बैठने के स्थान पर बीच गुजरना, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने या दूसरे सदस्य को बोलने का कहना। तो जैसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें यील्डिंग द फ्लोर का पद को सही दर्शाता है। राइट, इसको क्या है यील्डिंग, आप इसको पता होना चाहिए पहले। देखो यील्डिंग द फ्लोर होता है, ये आपका क्या होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहने के लिए यहाँ पर दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बी 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित स्थिर और या स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है? खुला बाजार, व्यक्तिगत आयकर, हस्तांतरण भुगतान या रेपो रेट। तो बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट। खुला बाजार परिचालन, व्यक्तिगत आयकर और आपका हस्तांतरण या और आपका रेपो रेट। तो यहाँ पर देखो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होगा व्यक्तिगत आयकर और आपका जो हस्तांतरण भुगतान है, ये दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे। व्यक्तिगत आयकर और हस्तांतरण भुगतान ये दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो 21 का क्या होगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 21 का बी। ठीक है, अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। भारत में पत्तन क्षेत्रक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पत्तन क्षेत्र उसके बारे में बताना है। प्रमुख पत्तन नगरों की स्थापना, उनके प्रशासनिक नियंत्रण शक्ति केंद्र सरकार, उनके नियंत्रण की शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका? सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है किसी पत्तन को एक प्रमुख पत्तन घोषित करने के लिए प्रतिबंधित कार्गो की मात्रा मुख्य मापदंड होता है इसका। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मुख्य पत्तन है। तो आपको देखो तीसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी था लास्ट टाइम से और ये करेक्ट भी है। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट है यहाँ से, राइट, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारा भारत का प्रथम 100% प्रमुख लैंडलॉर्ड पत्तन यहाँ पर बन गया है। राइट, जहाँ सभी जो ब्रिड्स होते हैं, मतलब गोदी बोलते हैं जिसको, उनके संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। राइट, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि जो पत्तन यहाँ पर है, पत्तन को प्रमुख घोषित करने के लिए यहाँ पर शर्त मानदंड या कुछ संबंध या नियम कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। राइट, यहाँ पर क्या है, ये गलत होगा दूसरा। पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो पहला तीसरा आपका कहाँ पर होगा, सी में आपका पहला तीसरा होगा। तो यहाँ पर आपका 22 का सी करेक्ट है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन बोला हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रशासित मूल्य तंत्र एपीएम के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण व्यवस्था का महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आयातित कच्चे तेल, ठीक है, कच्चे तेल के मूल्य गैस के मूल्य के लिए बेंचमार्क रूप स्थापित किया गया। दूसरा क्या बोला है, मूल्य निर्धारण विधि में हुए परिवर्तन गहरे जल क्षेत्रों में गैस का उत्पादन पर लागू नहीं होते हैं। तीसरा है ये नई मूल्य निर्धारण प्रणाली से सरकार की उर्वरक सब्सिडी को बोझ करने की संभावना जो है बढ़ती है। ठीक है, जो सब्सिडी का बोझ यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहती है। तो बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट है आयातित कच्चे तेल मूल्य के यहाँ पर ह्रास के लिए बेंचमार्क स्थापित किया गया, ये भी आपका सही आंसर है पहला। ठीक है, सेकंड देखते हैं, पहला करेक्ट है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में है मूल्य निर्धारण तिथि में हुए परिवर्तन के गहरे जल क्षेत्रों में गैस उत्पादन लागू नहीं होते, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तीसरा बोला है नई मूल्य निर्धारण प्रणाली की सरकार के उर्वरक सब्सिडी के बोझ
बढ़ने की संभावना है। ये क्या तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत होगा, राइट। क्या तीसरा यहाँ पर गलत होगा, क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो इसमें जो हमारी सरकार की उर्वरक सब्सिडी का बोझ कम होने से गैस आधारित विद्युत जो उत्पादन है उसमें इकाई पर यहाँ पर सहायता मिलने की उम्मीद है, ठीक है, कम होगा, तो इस पर क्या अधिक नहीं होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो पहला दूसरा सिर्फ यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, तो ए 23वें का ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इससे क्या देखो जो हमारा पीएनजी है या सीएनजी है, इसमें क्या है कमी आएगी कब? इसे सरकार इसमें उर्वरक सब्सिडी का बोझ कम होगा, यहाँ पर क्या बोझ बढ़ना लिखा हुआ है, तो तीसरा गलत होगा, तो आपका आंसर ए होगा जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूटान संयुक्त राष्ट्र की अल्प विकसित देशों एलडीसीएस की सूची से बाहर होने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में एलडीसी श्रेणी से शामिल होना निम्नलिखित में से कौन से मापदंडों पर आधारित है? ग्रॉस नेशनल इनकम टू कैपिटा, या ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स, या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, या इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट जो आपका वल्नरेबिलिटी है इंडेक्स वो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर आपका 1, 2, 4 ग्रॉस नेशनल इनकम कैपिटा, ठीक है, ह्यूमन आपका एसेट्स इंडेक्स, और आपका जो है चौथा इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 करेक्ट है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विदेशों द्वारा प्राप्त की निवल कारक आय को भी शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में भारत को संबंधित निम्नलिखित में से कौन से विदेश से प्राप्त निवल आय के कारक शामिल होंगे इसमें, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखो इसमें करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट है लंदन में एक भारतीय बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ देश से बाहर किसी भी कंपनी द्वारा स्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय निवासी तो यहाँ पर भुगतान, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट होंगे, ठीक है। 25वें का 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका 25वें का गलत हो जाएगा, राइट। जो तीसरे का स्टेटमेंट आपका है वहाँ पर वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है जो हमारा जीडीपी की तरह गणना जीएनपी में करते हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यहाँ पर प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने वाले भारतीयों को निजी प्रेषण या विदेशों में प्राप्त के लिए बाहरी अनुदान आदि को शामिल नहीं किया जाता है यहाँ, ठीक है। इसलिए तीसरा यहाँ पर गलत होगा, पहला दूसरा करेक्ट होगा। तो पहला दूसरा क्या बी में है, 25 का बी, राइट। तो यहाँ पर देखो 25 तक मैंने डिस्कस कर लिया, उसके बाद में अगला करीब 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करूँगा सेकंड वीडियो में। तो 3 से 4 वीडियो जो बनेगी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा शोर हो रहा है इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कट कर रहा हूँ। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिए, राइट। बाकी और देखते हैं जो भी और रहेगा मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर डाल दूंगा। 32 मिनट लगाए 25 क्वेश्चन को, तो आपके 25 क्वेश्चन 32 मिनट में ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।